अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर को जो कुछ हुआ उसके बाद से हम लगातार यहां से आपको तमाम खबरें दे रहे हैं। लेकिन अब समय है यह जानने का कि जो राजनीतिक विमर्श शुरू हुआ है इस बात को लेकर कि क्या यह केवल एक टकराव था या फिर हो सकता है एक जंग की आहट हो। इन सारी चीजों पर और चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। लेकिन 51 साल पूरे हुए हैं विजय दिवस के भी, तो मौका तो पाकिस्तान को पीटने का है, लेकिन अब चीन एक दुश्मन के तौर पर सबसे आगे, सबसे सामने नजर आ रहा है। इस समय हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी जनरल KJS ढिल्लन का, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ और लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन। ये 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं और इन तीनों के बारे में यह समझिए कि ऑपरेशनल अनुभव इनका इस तरीके का है उन 2 सीमाओं पर जो कि पाकिस्तान और चीन के साथ हमारी लगती हैं कि इससे अगले 1 घंटे में जो चीजें निकल कर आएंगी उन्हें ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि देश की सुरक्षा किस तरीके से इस समय हो रही है। अगर राजनीति में कोई बात आपको सुनाई देती है तो उसका आकलन आपको कैसे करना है, सेनाएं इन इलाकों में किस तरीके से मुस्तैद रहती हैं। बहुत स्वागत है आपका जनरल ढिल्लन। मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि जो कुछ हुआ 1 दिन की बात थी, फ्लैग मीटिंग हो गई, बात खत्म हो गई, इस तरह की चीजें आम हैं ये भी बता दिया गया। लेकिन उसके बाद से अगर बार बार ये चर्चा इस दिशा में जाती है कि भारतीय सैनिकों के साथ क्या हुआ होगा, अगर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि उनकी पिटाई कर दी या कोई दूसरा नेता कहता है, ये चीजें अव्वल तो मोराल के लिए सही नहीं है, न सिर्फ सेना की बल्कि देश वालों की जो सारे देश प्रेम जिनमें कूट कूट कर भरा है। इस समय किस तरीके से हम इस माहौल को, इस स्थिति को समझें? भारतीय सेना कितनी सक्षम है इस तरह की चीजों को अपने हिसाब से सुलझा लेने में? जनरल ढिल्लन। Good evening, ma'am, and first of all, good evening to all your viewers, and my good evening and respects to General Hasnan and General Dua, both my very respected seniors, and it's a great honor to be sharing the panel with them. Ma'am, जो हमारी सेना की सिखलाई है, जहाँ जिस तरह से हमारे को शुरू से बुनियादी दिनों से हमारे को तैयार किया जाता है, हमारे लिए जो देश का मेन टास्क है, जो हमारे लिए जैसे अर्जुन के लिए मछली की आंख, सिर्फ उस पर फोकस था। इस तरह हम क्या लोग, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, जो कोई दूसरे हैं, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, सेना उनके बारे में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। सेना के सामने एक टास्क है, उस टास्क को तरतीब से, बहुत ट्रांसपेरेंसी से और सीखे हुए तरीके से उसको पूरा करना है। जो बात आपने बोली कि किस तरह की तैयारी है, जैसे कि हमारे चीफ साहब, CDS साहब और जितने भी सीनियर कमेंटेटर्स, सीनियर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग जनरल हसनैन और जनरल दुआ, बार बार हम लोग ये कह चुके हैं कि हिंदुस्तान की सेनाएं बहुत सक्षम है अपना दिया हुआ टास्क पूरा करने के लिए, चाहे वो वेस्टर्न एडवर्सरी है चाहे वो नदर्न एडवर्सरी है। तो इसमें किसी की भी दखलंदाजी या किसी के कुछ तंज करना या कुछ कोई कमेंट करने से सेना के ऊपर कोई असर नहीं होता। हम अपना काम अपनी मुस्तैदी से करते हैं और करते रहेंगे। जैसे कि आपने अभी जो एग्जाम्पल दिया, अभी थोड़े दिन पहले का जो एक फेस ऑफ हुआ और थोड़ा सा जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट भी हुआ, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है मैम बहुत फार एंड फ्यू होते हैं। फेस ऑफ्स होते हैं जब एक दूसरे के सामने पेट्रोल आ जाती है और वो ड्रिल है, बैनर दिखाते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन हर टाइम पे सेना अपना काम करने के लिए सक्षम है और मजबूती से सक्षम है। जनरल हसनैन, इसी ईस्टर्न मोर्चे पर जिस तरीके से पिछले कुछ समय में हमने, और वो डेटा भी दिया जाता है कि कैसे देखिए आप पहले 5 साल जब 300 इस तरह की घटनाएं सामने आई, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है और लगभग 600 ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ये छोटे पेट्रोल्स के बीच का टकराव भी है, ये कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं भी हैं जो भारतीय सेना अपने हिसाब से टैकल करती है और मुझे भी इस बात का पूरा यकीन है कि वो प्रेरोगेटिव है उनका कि अगर वो उसे पब्लिक डोमेन में रखना चाहें या नहीं रखना चाहें। इस बार भी भारतीय सेना ने उसे डील कर लिया, लेकिन आपके हिसाब से क्यों ये बढ़ोतरी हो रही है, क्यों इजाफा हो रहा है इस तरह की घटनाओं में? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जो पॉलिटिकल है और दूसरा अगर आप समझिए तो मिलिट्री रिलेटेड है। जो पॉलिटिकल की तरफ से अगर हम देखें तो चीन जो है वो, उसका मुद्दा है एक सुपर पावर बनना। 1978 में इसकी बेसिस कायम की थी डेंग जियाओपिंग ने और चाहा था कि चीन जो है
वो पहले एशिया में और उसके बाद दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन जाए। 2005 तक तकरीबन चीन ने इंतजार किया, अपनी फौज, अपने सब मॉडर्नाइजेशन को किया, आधुनिक हथियार लिए, सब कुछ तैयारियां की। 2005 से उन्होंने शुरुआत की कि कैसे वो भारत के खिलाफ खास तौर पे और कुछ और देश जैसे वियतनाम है एशिया के अंदर, उनके ऊपर हावी हो, ताकि एशिया के अंदर ये देश जो है अपने आप को चीन के साथ बराबरी के तौर पे ना समझे। उनको मालूम था कि भारत के पास पूरी काबिलियत है और जरूरी था कि भारत को दबाया जाए। 2005 से छोटी छोटी शुरुआत की इन्होंने, इसको वॉक इन ऑपरेशन कहते थे, कि अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो क्लेम था उनका, उस वहां तक पहुंचना, जाना, वहां पर कुछ चॉकलेट के रैपर और टीन छोड़ना, झंडा लगाना और दिखाना कि ये इलाका हमारा है। ये जरूरी नहीं कि वो इलाका उनका था, हमारी क्लेम लाइन उसके पार भी थी। तो इसकी वजह से पेट्रोल के क्लैशेस हो जाते थे और ये बढ़ते गए। तकरीबन 2013 तक ये काफी हद तक बढ़ गए थे और 2013 में उन्होंने कोशिश की कुछ ज्यादा इसके अंदर इजाफा करने की, डीबीओ के इलाके में, डेमचौक के इलाके में और साथ में तवांग में। तवांग पे ऊपर खास तौर पर इनकी तवज्जो थी क्योंकि तवांग के साथ एक इमोटिव लिंक है बहुत ज्यादा। तवांग और अरुणाचल प्रदेश को ये साउथ तिब्बत कहते हैं चीन वाले, और इसके ऊपर उनका पूरा क्लेम है। मगर ये देखा जाए, आपके व्यूअर्स को मालूम होना चाहिए कि इतनी मीटिंग्स जो हुई है, हमारी 22 जो मीटिंग हुई है हमारे वर्किंग ग्रुप्स की, उसके अंदर आज तक चीन ने अपनी क्लेम लाइन को लिखित तौर पे मैप के ऊपर लगाकर कभी भी भारत को नहीं दिया है। तो उसको एक ग्रे जोन में रखा है और ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि कैसे इसको ग्रे जोन में रखा जाए और उसी को कायम किया जाए। उसी के वजह से इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे लद्दाख में 2020 में हुआ और अब इस साल जो है अभी आप देख रहे हैं जो यांगसी में हुआ है, पिछले साल भी यांगसी में हुआ था। इस तरह से ये इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं। संक्षेप में मैं कहूंगा, क्योंकि ज्यादा नहीं मैं बोलना चाहता हूं, संक्षेप में मैं कहूंगा कि ये ज्यादातर होते हैं इसलिए आजकल आधुनिक जमाने में, क्योंकि चीन जो है वो समझ रहा है कि भारत खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के नीचे उसकी स्ट्रेटेजिक जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस जो है, अहमियत जो है, वो बहुत बढ़ चुकी है। अगर आप देखें, अब G20 के अंदर लीडरशिप भारत की है। देखिए जिस तरह से SCO के अंदर समिट मीटिंग के अंदर जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सदर पुतिन को एडवाइस दी थी कि ये सीजन नहीं है लड़ाई का, इस तरह से भारत को देख रहे हैं कि भारत का इजाफा बहुत हुआ है जियोपॉलिटिकली, और चीन जो है इसके बारे में खुश नहीं है। चीन के ऊपर लेबल लगाया जा रहा है वुहान वायरस का, चीन के ऊपर लेबल लगाया जा रहा है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का, चीन के ऊपर लेबल लगाया जा रहा है कि आप लिबरल डेमोक्रेसी और बाकी प्रैक्टिसेस, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को नहीं अपनाते हैं। तो ये सब चीजें लेकर इतना ज्यादा जोर बना हुआ है चीन पर कि ये रिएक्शंस होते हैं और हर साल इस तरह का रिएक्शन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे होता है। आखिरी पॉइंट इस पे, चीन चाहता है कि ये हमारा फोकस जो है ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स, हिमालयन बॉर्डर पे बना रहे, और असलियत में चीन की जो वल्नरेबिलिटी है, कमजोरी जो है, वो मैरीटाइम जोन में है। वो नहीं चाहता कि भारत अपनी तवज्जो जो है वो मैरीटाइम जोन की तरफ ले जाए।